हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी 96। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल, जो कि ज्योग्राफी और पर्यावरण से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। तो क्या है वायुमंडल? जैसे कि कोई अर्थ है, कोई अर्थ, क्या अर्थ की बात हो रही है। कोई अर्थ है, अर्थ का जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य लाइन होती है, उसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से 18 किलोमीटर एबव, मतलब कि ऊंचाई तक जो होता है ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल। और जो ये जो लेयर बनती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो लेयर बन रही है, इसको हम ट्रोपोपॉज बोल रहे हैं। और ध्रुव, जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये ध्रुव है। ध्रुव से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। तो कुल मिला के इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, और इनके बीच जो भी सीमा बन रही है इनको हम क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा या ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेजोपॉज या आयनोपॉज बोलते हैं। इनके बीच जो लेयर होती है 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच होती है। ये जितने भी शब्द वायुमंडल में जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये शब्द किसने दिए थे? ट्रिजांस डी बोर ने दिए थे। ये शब्द किसने दिए थे? ट्रिजांस डी बोर ने दिए थे। अब हम बारी बारी से लिख के पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते थे? ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो दूरी है वो भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर और ध्रुवों से कितनी है? 8 किलोमीटर है। यानी क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है, के रेंज में पाया जाता है। मौसमी घटनाएं जैसे बादल गरज रहा है, कोहरा पड़ रहा है, जैसे बादल गरज रहा है, कोहरा पड़ रहा है, वर्षा हो रही है, फाग गिर रहा है, बिजली चमक रहा है, ओला गिर रहा है, ये सब कहाँ होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे कि मौसमी घटनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे बादल बन रहा है, वर्षा हो रही है, पाला, कोहरा, फॉग मतलब झाग जैसा जो होता है, बिजली चमक रहा है, बिजली चमकना, और हिमपात या ओला गिर रहा है। ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं? ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम 4 हैं। 1, 2, 3 और 4। कौन कौन से नाम हैं? संवहन मंडल, मौसम मंडल, परिवर्तन मंडल और आदि मंडल। कौन कौन से हैं? संवहन मंडल, मौसम मंडल, परिवर्तन मंडल, क्योंकि इस यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। कहीं वर्षा हो रहा है, कहीं कोहरा गिर रहा है, कहीं बादल बन रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तन मंडल और आधि मंडल। आधि मंडल क्यों कहते हैं, अभी इसके बारे में बता देंगे।
होता ऐसा है कि संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% भाग कहाँ पे पाया जाता है? तो ये क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में संपूर्ण वायुमंडल का 15% भाग पाया जाता है। पृथ्वी के धरातल, जैसे मान लिया ये मान लिया पृथ्वी का धरातल है, ये पृथ्वी मान लिया और ये पृथ्वी का धरातल है। तो पृथ्वी के धरातल से 165 किलोमीटर एबव जाने पर इसका टेम्परेचर क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, लेस हो जाता है। पृथ्वी के धरातल से कितना? 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे और बात करते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनके बीच एक रेखा होती है या लेयर होती है। इस लेयर को पहले मैंने अभी ग्राफ दिखाया था, फिगर। तो जो लेयर होती है इसको हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इनकी डिस्टेंस कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर के बीच में फैला होता है, 1.5 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है, समझ लीजिए। क्षोभ मंडल क्या होता है, इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर, ध्रुवों से 8 किलोमीटर और इनका रेंज 0 से 18 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, पाला, कोहरा, फाग, बिजली चमक रहा है, हिमपात, ओला, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसके और भी नाम है: संवहन मंडल, मौसम मंडल, परिवर्तन मंडल, आद्य मंडल। संपूर्ण वायुमंडल का 15% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक लेयर होती है जिसे हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ये कितने रेंज में फैला होता है? तो 1.5 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। पृथ्वी की धरातल से 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। कहाँ पे? ये घटना क्षोभ मंडल में होती है। अब चर्चा करते हैं समताप मंडल पे। समताप मंडल, इसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका रेंज क्या होता है? ये लगभग 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। क्या होता है? 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, यहाँ ताप जो होता है वो समान रहता है। ताप समान रहता है यहाँ पे। और हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ाए जाते हैं, यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि 20 से 35 किलोमीटर, इसका पूरा रेंज क्या होता है? समताप मंडल का पूरा रेंज क्या होता है? 20 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। लेकिन 20 से 35 किलोमीटर के रेंज में ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। इसलिए 20 से 35 वाले पार्ट को हम ओजोन मंडल कहते हैं। तो 20 से 35 के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाने के कारण इस रेंज को हम क्या बोलते हैं?
ओजोन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समताप मंडल का जो पार्ट है 20 से 50 किलोमीटर के रेंज में समताप मंडल पाया जाता है, लेकिन 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। इसलिए हम ओजोन गैस की वजह से हम इसको ओजोन मंडल कहते हैं। अब थोड़ा ओजोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओजोन आखिर होता क्या है? ओजोन में O3 होता है इसका फार्मूला, जिसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। ये वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो आप इसको याद करिए, 0.60 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 फिर 1 कर दीजिए, 1%। तो ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 0.000001% पाया जाता है। ये करता क्या है? ये चांदी को काला कर देता है। ओजोन क्या होता है? चांदी को काला कर देता है, काला कर देता है। और इससे जो होती है सड़े मछली की गंध आती है, सड़े मछली जैसी गंध आती है। ये क्या करता है? जैसे सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली यूवी रेज या पराबैंगनी किरण, यूवी रेज या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? किरणों से हमारी रक्षा करती है। और क्या होता है? ओजोन गैस को जो हानि पहुंचा रही है, कौन पहुंचा रही है? ओजोन गैस को हानि कौन पहुंचा रहा है? तो जेटयान। और ओजोन गैस को हानि कौन पहुंचा रहा है? जैसे जेटयान, फ्रिज कूलर से जो निकल रही है कार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो जब ऊपर जाती है तो वो ओजोन गैस को क्षति पहुंचाती है। तो जैसे जेटयान है, जेटयान। और क्या है? फ्रिज और कूलर, इनसे गैस निकलती है। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या होती है? ओजोन को हानि पहुंचती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन को हानि पहुंचती है। ओजोन गैस की मोटाई को हम किससे नापते हैं? ओजोन गैस की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। डाप्सन में मापते हैं। और ओजोन गैस में जो छिद्र हुआ था, ओजोन गैस की छिद्र, इसका पता किसने लगाया था? तो इसका पता जेसी फारमैन ने लगाया था। और ये कहाँ पे पता लगाया था, कहाँ पे देखा था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी परत पे देखा था। तो ओजोन छिद्र की जो पता है वो जेसी फारमैन ने लगाया था। जेसी फारमैन ने। और कब लगाया था? तो 8 दिसंबर 1985 को पता लगाया था। क्या मतलब? देखा था। तो 8 दिसंबर 1985 को देखा था। और कहाँ पे देखा था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी परत पे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी परत पे इन्होंने देखा था। तो इसको फिर से समताप मंडल को रिवीजन कर लेते हैं। समताप मंडल का जो रेंज है 20 से 50 किलोमीटर,
यहाँ पे ताप समान रहता है। हवाई जहाज़ यहाँ पर उड़ाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समान स्थिति में होता है, बादल भी नहीं होता है और टेम्परेचर भी समान रहता है, इसलिए हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए इससे अच्छी मंडल कोई नहीं है। इस 20 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे हम ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस जो होती है वो पृथ्वी पर कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 0.0000001%, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे 3 का जोड़ा ले लीजिए आप, 6 जीरो लगा दीजिए, 1% कर दीजिए। ओजोन गैस करती क्या है? चांदी को काला कर देता है, सड़े मछली जैसी गंध आती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस को हानि जेटयान और फ्रिज कूलर से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इससे होती है। ओजोन गैस की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले जेसी फारमैन ने लगाया था। कब लगाया था? 8 दिसंबर 1985 को। ये कहाँ देखा था? तो अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊपरी परत पे देखा था। अब एक दो प्रोटोकॉल पे चर्चा करते हैं। दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? एक है CO2 और एक है क्या? ओजोन। तो ओजोन को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? ओजोन को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था? और CO2 के उत्सर्जन में कमी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था? CO2 के उत्सर्जन में कौन सा प्रोटोकॉल? ठीक है, तो CO2 के उत्सर्जन में कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था? और O3 को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया? हम लोग दो प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करते हैं। एक CO2 के उत्सर्जन में कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था, और एक O3 को बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था? बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल शुरू किया गया था? तो CO2 को उत्सर्जन में कमी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसको बचाने के लिए शुरू किया गया था? तो ओजोन को बचाने के लिए। प्रोटोकॉल तो क्या है? CO2 को उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल शुरू किया गया था और O3 को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। अब चर्चा करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में वैसे कुछ है नहीं, मध्यमंडल में कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। मध्यमंडल मतलब मीजोस्फीयर, बस इसमें 2 पॉइंट याद कर रखने हैं। इसका डिस्टेंस या इसका रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज होता है, समताप मंडल 20 से 50 किलोमीटर होता है, तो मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर के रेंज में होगा। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान, मध्यमंडल में जो तापमान होता है वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब चर्चा करते हैं आयन मंडल पे। आयन मंडल क्या होता है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। आयनोस्फीयर, आयन मंडल का जो रेंज होता है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। इसका रेंज 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। और इसमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त रहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं। यहाँ पे जो वेग होते हैं वो क्या होता है?
वेग उच्च होता है, और चुंबकीय गतियाँ होती हैं यहाँ पे बहुत तेज, चुंबकीय गति होती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है हाई हो जाता है। जैसे कि मध्यमंडल में तब टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, तापमान आयनमंडल में वो क्या हो जाता है, उच्च होता है या अधिक होता है। इन सब की वजह से, किन सब की वजह से, ये जो हो रही हैं घटनाएं, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई जाती हैं, उच्च वेग है यहाँ पे, चुंबकीय गतियाँ भी है यहाँ पे हैं, तापमान भी उच्च है। इन सब की वजह से यहाँ पे अरोरा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अरोरा का निर्माण होता है। अब अरोरा क्या होता है, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो क्या होता है, ये हमेशा सुबह निकलता है अरोरा, प्रातःकाल। अरोरा क्या होता है, प्रातःकाल निकलता है, और ये 2 जगह पर पाई जाती है और 2 अलग अलग नामों से जानी जाती है। क्या होता है, ये सुबह निकलता है और 2 नामों से जाना जाता है। नॉर्थ ध्रुव में इसे बोरियालिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोरियालिस, लिख देते हैं। तो नॉर्थ ध्रुव में इसको बोरियालिस बोला जाता है, नॉर्थ में, ठीक है। और साउथ में, मतलब साउथ पोल में क्या बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियस। साउथ में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है। अरोरा को 2 नामों से जाना जाता है, और ये सुबह सुबह निकलता है। इसको नॉर्थ पोल में बोरियालिस बोला जाता है और साउथ पोल में ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है। और अब बात करते हैं आयनमंडल के कितने कितने परत पाई जाती है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। CO2 के उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया। ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया, ठीक है। मध्यमंडल को हम मेसोस्फीयर बोलते हैं। इनका रेंज 50 से 80 किलोमीटर होता है। तापमान यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आयनमंडल मतलब आयनोस्फीयर 80 से 640 किलोमीटर तक आयनमंडल पाया जाता है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग जो होता है उच्च होता है, चुंबकीय गतियाँ होती हैं, तापमान उच्च होता है। इनकी वजह से अरोरा का निर्माण होता है। अरोरा हमेशा सुबह निकलता है। नॉर्थ पोल में अरोरा को हम बोरियालिस बोला जाता है, और साउथ पोल में हम ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है। साउथ पोल में क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलियस। पोल क्या होता है ये भी बता देते हैं। इस वाले पार्ट को जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है इसे हम साउथ पोल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। अब आयनमंडल के परत जो होती हैं उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से तरंग जो होते हैं वो परावर्तित करते हैं। जो सूर्य से आने वाले जो तरंग होते हैं उनको परावर्तित करते हैं। अब मैं इसको लिख के और ग्राफिकली समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएंगे। ये है क्या? आयनमंडल। आयनमंडल पे चर्चा कर रहे हैं तो लिख देते हैं आयनमंडल, आयनोस्फीयर। तो क्या होता है आप ये दिमाग में रखिए कि जो आयनमंडल का जो शुरुआती होता है, जैसे अर्थ से ऊपर की साइड जा रहे हैं, अर्थ से ऊपरी साइड अगर जा रहे हैं तो जो सबसे पहला वाला जो पॉइंट होगा उसे हम डी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और उसके ऊपर जो होगा उसे हम ई पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। उसके बाद जो होगा वो उसे हम एफ बोलेंगे, और जो सबसे नीचे जो सबसे ऊपर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे। तो क्या होता है इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो डी ही रहेगा। ई के बारे में चर्चा करते हैं। ई को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, E1 और E2 में। एफ को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, F1 और F2 में। अब बात करते हैं कि आयनमंडल का रेंज क्या होता है। तो आयनमंडल का तो टोटल रेंज होता है 80 से 640 किलोमीटर। तो आयनमंडल का 80 से
कितना होता है 640 किलोमीटर इनका रेंज होता है टोटल। लेकिन जो डी वाला जो पार्ट पाया जाता है ये 80 से कितना पाया जाता है 96 किलोमीटर तक पाया जाता है। अर्थ से बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, तो 80 से 96 किलोमीटर तक कौन सा रेंज पाया जाता है, मतलब कौन सा पाया जाता है, तो डी पाया जाता है। तो ये करता क्या है, 80 से 96 किलोमीटर के बीच डी पॉइंट पाया जाता है या नाम दिया गया है। तो ये करता क्या है, ये जो दीर्घ तरंग होती है, जो सूर्य से आने वाली जो तरंगें होती ना, तो जो दीर्घ तरंग होती हैं उनको क्या करता है, दीर्घ तरंगों को परावर्तित करता है, दीर्घ तरंगों को परावर्तित कर देता है ताकि वो पृथ्वी तक ना पहुँचे। परावर्तित करता है कौन, ये करता है, ये डी पॉइंट करता है, ये डी लाइन करता है। अब जैसे E1 है, E2 है, तो E1 का जो रेंज होता है वो 96 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक होता है, 130। और E2 का जो होता है ये 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है। अब ये दोनों तरंगे क्या करती हैं, ये मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, ये दीर्घ तरंगों को परावर्तित करता है, दीर्घ तरंग या रेडियो तरंग। ये ई वाला जो पॉइंट होता है E1 E2 जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित करता है। अब जैसे F वाला पॉइंट है, F वाला क्या करता है, इसका रेंज कितना होता है 160 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर और 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक। इसका क्या वर्क होता है, ये लघु तरंगों को परावर्तित कर देता है, लघु तरंगों को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। जी वाला जो पॉइंट होता है, जी वाला जो लाइन होता है, ये सभी प्रकार के तरंगों को क्या कर देता है, सभी प्रकार के तरंगों को परावर्तित कर देता है, तरंगों को परावर्तित कर देता है। और इसका रेंज कितना होता है, तो 320 किलोमीटर तक। तो F का हो गया था लास्ट वाला पॉइंट, तो इसका जो रेंज होता है वह 320 किलोमीटर से लेकर कितना 640 किलोमीटर तक होता है। इसको मैं फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है। ये वाला जो परत पाया जा रहा है इसे हम डी बोल रहे हैं, ये वाला जो परत पाया जा रहा है इसको हम ई बोल दे रहे हैं, ये वाला जो पाया जा रहा है इसको हम एफ, और जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है इसको हम जी बोल रहे हैं। ये क्या है, ये आयन मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। अब होता कैसे, जो सूर्य है, क्या है, सूर्य, मान लिया सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य से जो हानिकारक किरणें आ रही हैं, सूर्य से जो हानिकारक किरणें आ रही हैं, ये कर क्या रही हैं, यहाँ पहुँच रही हैं। तो जहाँ जी वाले लाइन पे पहुँचेंगे, जी वाले लाइन पे, तो ये तरंग क्या करेगा, परावर्तित कर देगा। फिर जो किरणें थोड़ा बहुत बच जाएंगी, रेडियो तरंगे, वही एफ में पहुँचेंगे। जब एफ में पहुँचेंगे तो ये मध्यम तरंग है, इसको परावर्तित कर देगा। और ये वाला पॉइंट जब ई में पहुँचेगा, तो जो एफ वाले में पहुँचेगा तो जो लघु तरंग है वो परावर्तित कर देगा, और जो ई वाले पहुँचेगा फिर मध्यम तरंग परावर्तित कर देगा। और जब डी में जब तक डी में ये पहुँच रहा है, डी तक, तो डी में कौन से तरंग बचेंगी, दीर्घी तरंग बचेंगी, क्योंकि जो छोटे छोटे तरंगे होंगी वो तो पहले ही डाइवर्ट हो जाती हैं। सबसे पहले जब जी पे पहुँचेंगी तो वो तो सभी प्रकार के तरंगों को परावर्तित करने का प्रयास करता है, लेकिन जो बच जाती, जो डेंजर जोन की होती हैं, जो नहीं परावर्तित हो पाती हैं, तो उनको वो पहुँचेंगे एफ पॉइंट पे। एफ क्या करेगी, जो लघु तरंगें होंगी
उनको परावर्तित करने का प्रयास करेगा। जब वो ई में पहुंचेगा तब जो मध्यम प्रकार की जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको परावर्तित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो वो भी बच जाती हैं तो जो बचेंगी वो जाहिर सी बात उनकी तरंगें दीर्घ होंगी, तभी वो डी तक पहुंचेंगी। तो वो जो डी वाला जो लाइन होता है वो उनको डाइवर्ट करने का प्रयास करता है और लगभग लगभग कर भी देता है। ठीक है, तो ये रहा आयन मंडल। अब बात करते हैं एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट को हम एप्लीटन परत के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एप्लीटन। तो आप याद कर लीजिए, कभी कभी बड़े एग्जामों में पूछ लेता है। एफ पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? एप्लीटन। एप्लीटन परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एप्लीटन परत। और एफ पॉइंट क्या करता है? लघु तरंगों को परावर्तित करता है। एफ, इसको आप पॉइंट मत समझिए, मैं पॉइंट बार बार बोल देता हूँ, लेकिन ये पॉइंट नहीं होता, ये लाइन होता है। और कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। तो इसको तो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल क्या होता है? बहिर्मंडल में जो ताप होता है वो कई गुना बढ़ जाता है और इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। इसका रेंज जो होता है 640 से 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है और उपग्रह स्थापित किया जाता है बस। तो बहिर्मंडल में एक छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं कि बहिर्मंडल होता क्या है। बहिर्मंडल, इसको आप समझ सकते हैं इनका रेंज कितना होता है? 640 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर। बहिर्मंडल को हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। इनका रेंज 640 किलोमीटर से लेकर 10,000, और यहाँ पे कई गुना तापमान बढ़ जाता है। कई गुना तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है और उपग्रह स्थापित किया जाता है। यहाँ पे उपग्रह स्थापित किया जाता है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या रिवीजन करते हैं? जितना पढ़ाया अभी तक पूरा रिवीजन करते हैं। क्योंकि स्टैंड सही नहीं है तो बार बार गिर जा रहा था फोन, इसलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो भी है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ाया? वायुमंडल। वायुमंडल में इक्वेटर भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर के रेंज में क्षोभ मंडल पाया जाता है और 8 किलोमीटर के रेंज ध्रुव से क्षोभ मंडल पाया जाता है। 8 किलोमीटर दूर क्षोभ मंडल पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनके बीच जो लेयर होती है इसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ऐसे ही लेयर हर जगह होती है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इनके बीच स्ट्रेटोपॉज होती है। और इस लेयर की रेंज क्या होती है? 1.5 किलोमीटर होती है। ये वायुमंडल में जितने भी शब्द हैं इनको ट्रिजांस डी बोर ने दिया था। अब क्या होगा? क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा से 10 किलोमीटर है और ध्रुव से 8 किलोमीटर है नहीं, मतलब डिस्टेंस ऊपर है। जैसे भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल। मतलब कि भूमध्य रेखा ले लो और क्षोभ मंडल ले लो, इनके बीच का जो पार्ट है ये क्षोभ मंडल आ जाता है। जो भी रेंज है ये सब क्षोभ मंडल में है। मौसमी घटनाएं, बादल, वर्षा, पाला, कोहरा, फाग, बिजली चमकना, हिमपात, ओला, ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। इसको हम संवहन मंडल, मौसम मंडल, परिवर्तन मंडल, आदि नामों से जानते हैं। संपूर्ण वायुमंडल का 15% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच जो रेंज होती है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं या ट्रोपोपॉज कहते हैं। पृथ्वी के धरातल से 165 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 1 डिग्री सेल्सियस की ऊंचाई तक, वो 165 किलोमीटर के रेंज तक
1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, मतलब 165 किलोमीटर ऊपर जाएंगे पृथ्वी की धरातल से तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समताप मंडल में चर्चा करते हैं। समताप मंडल का जो रेंज है 20 से 50 किलोमीटर है। यहाँ पे ताप समान रहता है। हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, हर मौसमी घटनाएं यहाँ पे होती नहीं है, ताप भी समान रहता है, तो मतलब हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए अनुकूलित स्थान है। 20 से 35 किलोमीटर के रेंज में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए हम इसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन क्या होता है, 0.000001% ओजोन गैस पाई जाती है। यह चांदी को काला कर देता है, सड़े मछली जैसी गंध आती है। सूर्य से आने वाली यूवी रेज पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस को हानि कौन पहुंचाता है, तो जेटयान, फ्रिज, कूलर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। ओजोन गैस की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं। ओजोन छिद्र की पता जेसी फारमैन ने 8 दिसंबर 1985 को लगाया था, और कहाँ पे लगाया था, अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे ऊपरी परत पे लगाया था। ठीक है, अब 2 प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, CO2 के उत्सर्जन में कमी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था। मध्यमंडल, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल का जो रेंज है वो कितना है, 50 से 80 किलोमीटर है। यहाँ पे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आयन मंडल क्या होता है, 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन वेग उच्च होता है, चुंबकीय गतियाँ होती हैं, तापमान उच्च होता है। इनकी वजह से अरोरा का निर्माण होता है। नॉर्थ पोल में इसे अरोरा को बोरियालिस बोला जाता है, और साउथ पोल में ऑस्ट्रेलियस बोला जाता है। अरोरा कब निकलता है, अरोरा प्रातःकाल यानी कि मॉर्निंग में निकलता है। बहिर्मंडल के बारे में, अब जैसे कि एक और भी था पॉइंट, कहाँ गया, आयन मंडल का और भी पार्ट है, 80 से 640 किलोमीटर। तो इसमें जो डी प्रकार की लाइन होती हैं, ई प्रकार की लाइन होती हैं, एफ प्रकार की लाइन होती हैं, और जी प्रकार की लाइन होती हैं। तो डी प्रकार की लाइन जो होता है वो दीर्घ तरंगों को परावर्तित कर देता है। ई प्रकार की जो लाइन होता है वो मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। एफ प्रकार की जो लाइन होता है वो लघु तरंगों को परावर्तित कर देता है। जी प्रकार की जो लाइन होता है वो लगभग सभी तरंगों को परावर्तित करने का प्रयास करता है। अब होता क्या है, जो एफ प्रकार की जो लाइन होती है उसे हम एप्लीटन परत कहते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीटन परत। एफ प्रकार की जो लाइन होती है इसको हम एप्लीटन परत बोलते हैं। बहिर्मंडल क्या होता है, बहिर्मंडल जो होता है वो 640 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे तापमान कई गुना बढ़ जाता है, और यहीं पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो ये रहा आज का वायुमंडल, और मुझे लगता है कि समझ में आया होगा अच्छे से। फ़ोन बार बार गिर जा रहा था, इसी वजह से जो है वीडियो में थोड़ी एडिटिंग आएगी, तो आप निराश मत होइएगा, बस पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।